तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में पुलिस वालों के पास एक कातिल है, एक लाश है, कत्ल की वजह निकल के सामने आई है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद अब मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों की रातों की नींद उड़ी हुई है। पुलिस वालों के होश फाख्ता हो चुके हैं, क्योंकि भले ही पुलिस वालों के पास कातिल है, एक कत्ल है, सबूत है, लेकिन इसके बावजूद उस कातिल के बारे में जो चीज़ें निकल के सामने आई, सबूत एक कत्ल का है, लाश एक मिली है, लेकिन जब आसपास के लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए इस कातिल के बारे में, तो ऐसा होता कि अगर एक परिवार बोलता या फिर एक कोई घर या फिर एक कोई खास समुदाय बोलता तो ये माना जा सकता था कि इस आदमी से, इस शख्स से किसी की कोई रंजिश रही होगी। उसी रंजित की वजह से ये सारे लोग बयान दे रहे हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे। सैकड़ों लोगों ने अपना बयान दर्ज करवाया और इन सैकड़ों लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड कम से कम 10 सालों के अंतर पे इस शख्स द्वारा 4 से ज़्यादा कत्लों के बारे में बात की और उनके प्रूफ भी दिए। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड जो कभी देवभूमि माना जाता था, जहाँ के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे कोई क्राइम या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से ऐसे ऐसे केस निकल के सामने आ रहे हैं जैसे केस तो शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लड़की की कहानी सुनाई थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए बाकायदा एक सपेरे से सांप लिया, उस सांप से अपने बॉयफ्रेंड को कटवाया। माही उर्फ डॉली की कहानी। तो आज की कहानी इसी उत्तराखंड में एक इलाका लगता है किच्छा कोतवाली। इसी किच्छा कोतवाली में एक थाना है, पंतनगर थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है प्रतापपुर, और इसी प्रतापपुर इलाके में रहने वाले एक परिवार की ये कहानी है। दरअसल 27 तारीख को, यानी इसी महीने की, इसी जुलाई की 27 तारीख को जो किच्छा कोतवाली है, इसी कोतवाली में एक शख्स जाता है जिसका नाम था उदय। उदय जाता है, जाने के बाद पहले तो जो लोकल अफसर थे यानी निम्न दर्जे के ऑफिसर, पहले तो वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो शख्स था वो कहता है कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, मुझे सीधा सीधा कोतवाल साहब से मिलवा दीजिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कह नहीं सकता। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद उस शख्स को कोतवाल साहब के कमरे में लेके जाया गया। कोतवाल साहब बैठाते हैं, बैठाने के बाद फिर पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। इसके बाद ये शख्स कहता है कि साहब, मेरे जो पिता हैं उन्होंने मेरी सौतेली माँ को 2 या 3 महीने पहले मार दिया है। अब जैसे ही ये बात कोतवाल साहब सुनते हैं तो सुनने के बाद एक तरह से चौंकते हैं कि ये क्या बोल रहा, और 2-3 महीने से पहले अगर मार दिए तो अब क्यों बता रहा है। इसके बाद पूछते हैं कि बताओ बात क्या है और थोड़ा डिटेल में बताओ ताकि हम लोग समझ पाएँ। उसके बाद ये शख्स बताता है कि साहब, मेरी जो सौतेली माँ है केदल 2 या 3 महीने पहले से दिखाई नहीं दे रही। मेरे पिता कह रहे हैं कि वो कहीं भाग गई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भागी नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी माँ की भी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, लेकिन तब मैं छोटा था। लेकिन दोबारा मेरी जो दूसरी माँ है, सौतेली माँ, वो गायब है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी माँ के साथ, यानी मेरी जो सौतेली माँ है केदल, उसके साथ मेरे पिता ने कुछ किया हो। आसपास के इलाकों में ये रूमर भी है कि मेरे पिता ने ही उस महिला यानी केदल को मारा है। तो साहब, अगर एक बार आप पिता से मेरे सख्ती से पूछताछ कर लेते तो शायद कुछ सच्चाई ऐसी है जो निकल के सामने आ जाती। खैर, अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि ठीक है, अगर एक महिला गायब है, उसी का सौतेला बेटा आया है, तो कम से कम हमें कुछ काम करना चाहिए। फिर क्या था, पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद अब इस शख्स जिसका नाम था संतोष कुमार, इसकी खोजबीन शुरू करते हैं। अब खोजबीन शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जो संतोष कुमार एक दुकान पे काम करता है। पुलिस की टीम वहाँ पे जाती है। जाने के बाद संतोष कुमार वहाँ पे मिलता है। मिलने के बाद उसको कहती है कि गाड़ी में बैठो। अब संतोष कुमार गाड़ी में बैठता है। बैठने के बाद इसको फिर जो थाना था, पंतनगर थाना, वहाँ पे इसको लाया जाता है। लाने के बाद अब इससे पूछताछ शुरू होती है। पहला सवाल था कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। इस पे जो संतोष था वो कहता है कि साहब, मेरी बीवी काफ़ी जलील करके, हम लोगों का मुंह काला करके, जो सर है उसे शर्म से झुका के किसी के साथ भाग गई। अब ये बात जब ये पुलिस वालों से कहता है तो जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं कि सुनने में तो कुछ और ही आ रहा। इस पे वो कहता है कि साहब, लोगों का काम है, लोग तो ऐसी बातें करते रहते हैं, और एक तो बीवी भागी, ऊपर से बदनाम कर रहे हैं लोग। अब पुलिस वाले भी कंफ्यूज हैं कि एक तरफ बेटा कह रहा है कि मेरी सौतेली माँ को इस शख्स ने गायब किया,
ये शख्स कह रहा है कि मेरी बीवी भाग गई है, तो फिर ये मामला क्या है। अब जब पुलिस वाले थे, उन्हें लगता है कि एक काम करते हैं, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर लेते हैं, हो सकता है कि निकल के कुछ सच्चाई सामने आ जाए। बस इसी उम्मीद के साथ कि शायद आसपास के कुछ लोग बता दें। अब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद सारे लोग एक सत्र यानी एक शब्द में, एक सूत्र में एक लाइन बोलते हैं कि साहब ये जो शख्स है बड़ा जालिम है और इसी ने ही अपनी बीवी को मारा है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, और कम से कम 15 से 20 लोग ये बात बोल रहे हैं, तो पुलिस वालों को भी लगा कि एक बेटा, ऊपर से 15 से 20 लोग, संजोग से बीवी सच में गायब है, तो ये सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो संतोष कुमार है ये झूठ बोल रहा। इसीलिए अब पुलिस वाले अपना पासा फेंकते हैं। कभी इसे बहला फुसला के पूछताछ करते, कभी इसे सख्ती से पूछताछ करते, कभी इसे डराते धमकाते कि जो सच्चाई हो बता दो, नहीं तो जो बड़े साहब वो आएंगे वो तो बहुत बुरी तरह मारते हैं। काफ़ी देर तक इससे पूछताछ चलती रही। पुलिस वालों के सामने तरह तरह की बातें करता रहा। पुलिस वाले भी अपनी जाल को फेंकते रहे। और अंत में जब पुलिस वाले अपनी कड़ी मशक्क़त करते हैं, तो फिर अंत में ये जो शख्स था ये टूटता है, और टूटने के बाद अपने इकबाल जुर्म करता है और कहता है कि साहब मैंने अपनी बीवी को मार दिया है। अब पुलिस वाले जब ये सुनते हैं कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया, तो पुलिस वालों को लगा कि चलो बस मामला सॉल्व है। इसके बाद इससे पूछते हैं कि क्यों मारा। उसके बाद ये बताता है कि जो मेरी बीवी है उसका मेरे ही भाई से नाजायज़ संबंध था। अब मेरे भाई से नाजायज़ संबंध था, मुझे डाउट था, मैंने कई बार अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद जब ये नहीं मानी तो मैंने मार दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लाश कहाँ है। अब जब लाश के बारे में पूछताछ हुई तो उसके बाद कहता है कि लाश जो है इसी प्रताप नगर के पास, यानी जो प्रतापपुर है, इसी प्रतापपुर के पास एक बांस का जंगल है, उसी जंगल में एक दलदल है और वहीं पे बने इस डेड बॉडी को दफना दिया है। अब पुलिस वाले अपनी टीम लेके, फॉरेंसिक की टीमें, बाकी अलग अलग और टीमें वहाँ पे पहुँचती हैं, इसको साथ लेके जाती हैं। जाने के बाद इससे पूछा जाता है कि कहाँ, ये इशारा करता है। उसके बाद फिर खोजना शुरू होता है। लगभग 3 घंटों तक पुलिस वाले अलग अलग जगहों पे खोदते रहे और अंत में 3 घंटे बाद एक सड़ी गली लाश बरामद हुई। अब सड़ी गली लाश मिल गई, कातिल ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया, जो मोटिव था वो निकल के सामने आ गया। जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर मामला ख़त्म। कातिल जो है सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस वाले अब मामला जो है अपना खुलासा कर चुके थे। अब कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस शख्स को सजा दे। लेकिन अब यहाँ से तो कहानी शुरू हुई। दरअसल इस कहानी में 2 कैरेक्टरों का जिक्र हुआ। पहला जो बेटा था वो, अब बेटा है तो उसकी कभी माँ भी रही होगी, और वो माँ जो थी इस संतोष कुमार की बीवी थी। और दूसरा जो कैरेक्टर था जिसके बारे में ये कहा गया कि इसका अफेयर था मेरी बीवी का, वो दूसरा कैरेक्टर यानी भाई। अब मामला स्टेबल करने से पहले कम से कम इन दोनों कैरेक्टरों से एक बार पूछताछ जरूरी थी। अब पुलिस वाले इन दोनों कैरेक्टरों के बारे में पूछते हैं। अब इन दोनों कैरेक्टरों के बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों कैरेक्टर तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। जो पहली पत्नी थी वो कुछ साल पहले मर गई, जो भाई है ये भी मर गया। दोनों की मौत बड़ी सस्पिशियस थी। अब पुलिस वालों का माथा ठनका कि अब क्या करें। अब पत्नी के बारे में जब पूछा गया तो पता चला कि 10 साल पहले मरी है। 10 साल पहले मरी, 10 साल जैसी मरी थोड़े टाइम बाद इसका अंतिम संस्कार हो गया। भाई भी कई साल पहले मर गया। तो अब सबूत कहाँ से मिले कि ये नॉर्मल डेथ थी या फिर क्या हुआ। इसीलिए अब पुलिस वाले इस संतोष कुमार के बारे में पड़ोसियों से, पूरे गांव से, आसपास के लोगों से कुंडली मांगते हैं। अब चूंकि ये सलाखों के पीछे था तो सारे लोग चाह भी रहे थे कि अब सच्चाई बताएं। तो फिर एक एक करके सारे लोगों ने अपने अपने बयान दर्ज कराए, और इस बयान में जो कुछ कहा इसे सुनने के बाद पुलिस वालों की शायद रातों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो तो लगभग होती है, आप मान के चलिए कम से कम 12 साल पहले। 12 साल पहले जब इसकी शादी हो गई थी, शादी तो लगभग मान के चलिए कि 20 साल पहले हुई थी। शादी होने के बाद 3 बच्चे हुए। एक बेटा हुआ जिसका नाम था उदय, दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम था अभय, और एक बेटी हुई। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही, बच्चे बड़े हो रहे। लेकिन इसी बीच जो पति पत्नी है, इन दोनों में रंजिश और इन दोनों में झगड़ा फसाद शुरू हो गया। दोनों अब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे। इधर जो संतोष कुमार था इसका नेचर भी बड़ा अजीब था। किसी से भी झगड़ा कर लेता, किसी से भी लड़ लेता, किसी से भी बहस कर लेता। और इसी दौरान आज से लगभग ठीक 10 साल पहले
अचानक से गांव में खबर आती है कि जो संतोष कुमार की बीबी है किचन में कुछ काम कर रही थी और काम करने के दौरान उसके शरीर पे कहीं से गैस का जो चिंगारी होता है वो पड़ता है और पड़ने के बाद जल के इसकी मौत हो गई। अब जैसे ये खबर आई कि जल के मौत हो गई, गांव में हड़कंप, सारे लोग भाग के पहुंचते हैं। भाग के पहुंचने के बाद फिर ये हुआ कि अब जल के मौत हुई है तो कम से कम या तो हॉस्पिटल लेके जाया जाए या फिर पुलिस की कार्रवाई हो। लेकिन इस शख्स की इतनी दहशत थी गांव में, जिस हिसाब से इसका नेचर था कि कोई भी इससे बात नहीं करना चाहता था। ये जिसे पाता उसे मार देता, और नॉर्मल नहीं मारता, इतनी बुरी तरीके से मारता कि शायद कई लोग ऐसे थे जिनके अंग भंग हो गए थे। इसीलिए बीबी तो मरी, लेकिन अब कौन जाए पुलिस को बताए कि इसके घर में एक सस्पिशियस डेथ हुई है, तो फिर अब क्या करें। बहरहाल गांव वाले कुछ बोलते नहीं, उसकी बीबी का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब बीबी का अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बच्चों का क्या करें, तो फिर बच्चों के लिए फिर ये हुआ कि दूसरी शादी कर लो। अब दूसरी शादी करने के लिए फिर अब गांव में कोई आगे भी नहीं आ रहा कि कौन इसकी शादी करवाए। ये पता नहीं उस महिला के साथ क्या सुलूक करे, क्या कुछ करे, क्या ना करे। तो फिर जब दूसरी शादी की बारी हुई तो गांव में कोई अपना स्टैंड ही नहीं लेता। अब ये खुद अपनी बीवी की तलाश में जुटता है, अलग अलग जगहों पे अपने रिश्ते को लेके जाता है। लेकिन अब कोई भी हो, जब रिश्ते की बात होती है तो कम से कम गांव वाले या फिर जिसके घर रिश्ता हो वो आते हैं गांव में, पता करते हैं कि कैसा रिश्ता है, कैसा लड़का है। अब जैसे गांव में पता करने आते तो कोई भी बता देता कि आप इसके घर में शादी मत कीजिए। तो कायदे से पूरे उत्तराखंड में इस शख्स की कहीं भी शादी नहीं हुई। कोई भी ऐसा नहीं था जो उत्तराखंड में इसको अपनी बेटी दे दे। इसकी तलाश जारी रही और 2 सालों तक लगातार इसने अलग अलग जगहों पे तलाश की, कभी बिहार में, कभी कहीं और, कभी कहीं और इसी बीच इसकी तलाश जाके पूरी होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया में। उत्तर प्रदेश के देवरिया में इसकी तलाश पूरी हुई और वहीं की रहने वाली जो केदल थी उससे इसकी शादी फिक्स हो जाती है। अब केदल से शादी फिक्स हुई। पहली पत्नी जो रंभा थी उसकी सस्पिशियस मौत, इधर दूसरी शादी हो गई। गांव में इसने सख्त वार्निंग दी थी कि अगर किसी ने भी कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं बदला लूँगा। गांव वाले भी अब क्या ही बोले, इसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा, शादीशुदा ज़िंदगी भी बढ़ी। इसकी बीवी ने इसको सलाह दी कि अब तुम कहीं कुछ काम वाम भी कर लो, बच्चे हैं, 2 बच्चे पहले से हैं, बाकी हमारे भी अब होंगे तो इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इसको भी ये बात समझ में आती है। उसके बाद ये अलग अलग जगहों पे काम करता, लेकिन जहाँ भी काम करता कहीं भी ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, चूँकि इसका स्वभाव झगड़ालू किस्म का था। लेकिन अंत में एक मोटर की दुकान पे ये मैकेनिक के रूप में काम करने लगता है। इधर मोटर की दुकान पे मैकेनिक के रूप में काम करने लगा, इधर शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ रही। और इसकी बीवी जो थी केदल कुछ सालों बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। अब केदल प्रेग्नेंट हुए, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर बच्चा पैदा हुआ। अब जैसे ही बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद वो बच्चा अचानक से घर से गायब। अब बच्चा अचानक से घर से गायब हो गया। पत्नी परेशान कि क्या हुआ क्या हुआ। भाग के बेचारी थाने जाती है, वहाँ मदद की गुहार लगाती है। लेकिन अब पुलिस वाले भी क्या करें, ये बच्चा अचानक से घर से कैसे गायब हो गया। अलग अलग जगहों पे जो उसकी माँ केदल है उस बच्चे को खोज रही, अलग अलग जगहों पे प्रयास कर रही कि बच्चा मिल जाए, लेकिन कहीं से भी वो बच्चा नहीं मिला। और बाद में जो कहानी निकल के सामने आई वो ये थी कि अपने ही बच्चे को इस शख्स ने बेच दिया था। पहला बेटा हुआ उसे बेच दिया। बीवी को कुछ टाइम बाद ही पता चला। बीवी इससे नाराज़ हुई, लेकिन फिर ये जाता है, मनाता है। अब बीवी माने भी ना तो क्या करे। जिस हिसाब से एक शख्स था उसे भी पता था कि अगर मैं नहीं मानूंगी तो मुझे मार डालेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा। इसके बाद फिर से दोबारा वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर से एक बेटी को जन्म देती है। अब जब बेटी को जन्म देती है, अचानक से जो बेटी है कुछ दिन तक तो ठीक रहती है, लेकिन फिर अचानक से बेटी की मौत हो जाती है। अब पहला बच्चा पैदा हुआ, वो अचानक से घर से गायब हो गया। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसकी अचानक से मौत हो गई। अब जब इसकी मौत हुई तो माँ को तो एक तरह से सदमा लग गया कि अब क्या करें। एक बच्चा गायब हो गया, दूसरी बेटी मर गई। अब इससे जब पूछा गया तो ये कह रहा है कि अचानक से मर गई और ये मरी हुई पैदा हुई। फिलहाल माँ भी जैसे तैसे करके अपने आप को समझाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि इस शख्स के खिलाफ कहाँ जाऊँगी। और आमतौर पे छोटे इलाकों में मेंटलिटी भी बन जाती है कि कौन दुश्मनी ले। बहरहाल ये चीज़ें चलती रही, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। और इसी बीच इसका जो भाई था, इस कैरेक्टर के बारे में आपको शुरू में मैंने बोला था, वो भी अचानक से गायब हो जाता है। अचानक से गायब होता है, थोड़े टाइम बाद इसकी लाश मिलती है। और जब लाश मिलती है
तो उसके बाद न ये पुलिस कार्रवाई करता, ना कहीं FIR करता, चुपचाप घर लाता है, लाने के बाद अंतिम संस्कार कर देता है। इसके बारे में भी जो गांव में र्यूमर उड़ा और गांव वाले लोगों का कहना है कि उस भाई को भी इसी ने मारा था, चूँकि इसे डाउट था कि मेरी बीवी के साथ उस शख्स का संबंध है और कहीं ना कहीं एक बच्चे को बेचने में और एक बेटी को मारने में बस यही कारण था कि कहीं ये बच्चा या फिर वो बेटी इसके तो नहीं। बहरहाल ये सिलसिला और आगे बढ़ा, इसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब चूँकि भाई पहले ही मर चुका था तो इस बेटी के बारे में इसे भरोसा था कि ये बेटी इसकी है, तो इस बच्ची को इसने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका जो स्वभाव था, इसका जो नेचर था, कहीं ना कहीं इस कदर खूंखार हो चुका था कि आए दिन अपनी बेटी को मारता, आए दिन अपनी बीवी को मारता। इसी बीच जब इसकी तबीयत बीवी की ख़राब हुई, इधर बेटी भी छोटी थी, तो फिर क्या करे। अब बच्ची है, उसकी जिम्मेदारी कौन ले, खुद तो ये कुछ कर नहीं सकता था। तो फिर अपना ये जो रुख है अपने मायके की तरफ करता है, यानी अपनी बीवी के मायके की तरफ। वहाँ एक 15-16 साल की इसकी साली थी। उस साली को ये बुलाता है। उस टाइम में तो शायद उसकी जो उम्र थी बामुश्किल 12 साल रही होगी। 12 साल की उस बच्ची को अपने घर पे बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि अपनी बहन की तुम सेवा करो, अपनी भतीजी का तुम ध्यान रखो। वो 12 साल की लड़की एकदम खुशी खुशी आ जाती है। उसके मन में हर्षोल्लास था कि मुझे लोग इतना काबिल या फिर इतना जिम्मेदार समझ रहे हैं कि मैं कुछ घर का खर्च या फिर काम चला सकूं। वो 12 साल की बच्ची बेचारी भाग के फ़ौरन उत्तराखंड आ जाती है। आने के बाद अपनी बहन का, अपनी उस भतीजी की सेवा करती है, खाना बनाती, अपनी बहन को नहलाती धुलाती, केयर करती। लेकिन इसी दौरान ये जो संतोष कुमार था, इसकी जो नज़र है उस बच्ची पे, उस 12 साल की लड़की पे ख़राब हो जाती है। अब 12 साल की लड़की पे उसकी नज़र ख़राब हुई, उसके बाद ये उसके पीछे पड़ता है, बहलाता है, फुसलाता है, डराता है, धमकाता है, तमाम तरह की कोशिशें करता है और अंत में उस 12 साल की बच्ची को अपना शिकार बना लेता है। अब उस 12 साल की बच्ची को जब उसने अपना शिकार बनाया तो शिकार बनाने के बाद बच्ची डरी शर्मीन, जैसे तैसे करके उसने अपने घर पे बताया। अब घर पे बताने के बाद फिर जो माँ बाप थे बेचारे क्या करें, उन्हीं का दामाद था, चुपचाप आते हैं और उस बच्ची को लेके घर चले जाते हैं। अब बच्ची को लेके घर चले गए। उसके बाद फिर वक्त गुजरता रहा, साल दर साल गुजरते रहे। ये अपनी बीवी को मारता पीटता और इसी बीच साल 2019 आ जाता है। साल 2019 में जो खबर आई वो खबर ये थी कि इसने अपनी बीवी को इस कदर मारा था कि वो बीवी जो थी मौत के मुंह से लौटी थी। उसे शायद यही लगा था कि अब जान नहीं बचेगी। अब बीवी के साथ जब ये चीज़ हुई तो बीवी बेचारी अब क्या करे। तब तक थोड़ा सा ज़माना भी मॉडर्न हो चुका था, जियो का सिम आ चुका था, लोगों के पास नेट था। बीवी को भी जानकारी थोड़ी बहुत अब सोशल मीडिया से हो रही थी। बीवी बेचारी जाती है थाने और इस शख्स के बारे में कंप्लेन कर देती है और कहती है कि मुझे ये शख्स मारता पीटता है। अब मारता पीटता है, उसके बाद फिर पुलिस आती है हरकत में। आने के बाद फौरन इस शख्स को उठाया जाता है। उठाने के बाद थाने लाया जाता है। 1 महीने तक इसको थाने में रखा गया। 1 महीने तक जब इसको थाने में रखा गया तो थाने में जाने की वजह क्या थी, तो वो थी बीवी। इसके बाद फिर ये अपनी बीवी से बदला लेने के लिए जब 1 महीने बाद आता है तो फिर वहीं से अपनी बीवी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। आए दिन मारता, आए दिन पीटता, कभी किसी और को मारता। साल दर साल बीतते रहे, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। और इसी बीच एक बड़ी चौंकाने वाली बात भी है इसमें। इसी बीच लगभग साल 2023 की शुरुआत में ही ये फिर से अपनी साली को बुला लेता है। अपनी साली को बुलाता है। बुलाने के बाद एक तरह से अपने घर में उसको कैद करता है। कैद करने के बाद उसने उससे शादी कर ली और इस बहाने से की कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत पहले कुछ गलत किया था, तो अब तुम किसी और से शादी करोगी तो तुम्हें अपनाएगा नहीं, तो मैं ही तुमसे कर लेता हूँ। अब लगभग 15-16 साल उसकी उम्र, वो क्या समझे। मजबूरी में वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद अब उसके साथ ये रहने लगा एज ए हस्बैंड। अब लगभग मान के चलिए कि 40-40 साल उसकी उम्र, 16 साल की एक दूसरी बीवी, अब उसी के साथ रहने लगा। उसके साथ ही फिजिकल रिलेशन बनाता। अब वो उसकी बीवी हो चुकी थी तो वो भी बेचारी क्या करती, इधर जो दूसरी पत्नी थी अगर वो कुछ बोलती यानी केदल, तो उसको भी मारता पीटता। पुलिस का भी अब उसे डर नहीं था। अब सारी चीज़ें ये लोग भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो यही अब सत्य है, यही मान लेते हैं। लेकिन जो 16 साल की लड़की थी उसने उससे शादी की, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। लेकिन अंत में इसकी जो दरिंदगी है इसके ऊपर इस कदर हावी होती है कि भले ही वो लड़की अपनी मर्जी से ही इसके साथ सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन इसके अंदर का जो हैवान था शायद स्वीकृति के साथ संबंध नहीं चाहता था। ये अपनी उस साली को या फिर अपनी उस बीवी को, 16 साल की उस बच्ची को लगातार मारता, लगातार पीटता, उसके बालों को उखाड़ता, उसके नाखून को उखाड़ के अलग कर दिया था।
उसके प्राइवेट पार्ट्स को इसने नाखून से खुरच खुरच के लहूलुहान कर दिया था। यानी कि जितनी तरह की ब्रूटलिटी आप सोच सकते हैं ये उस 16 साल की बच्ची के साथ करता रहा। अब 16 साल की बच्ची के साथ जब ये सारी चीज़ें वो करता रहा तो बच्ची कुछ दिन तक तो सहती है, लेकिन जब उसे लगता है कि अब मर जाऊंगी तो फिर वहाँ से वो भागती है और भाग के अपने घर जाती है। इधर जब भाग गई तो फिर इसे लगा कि एक तो तुम्हारा मेरे भाई के साथ संबंध था तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा तुम्हारी बहन के साथ संबंध हुआ तो तुमने उसे भगा दिया। बस यहीं से उस झगड़े की नींव पड़ी और लास्ट से लगभग 3 महीने पहले, यानी जुलाई चल रहा तो जून, मई, अप्रैल मई में इस संतोष कुमार के ऊपर इस कदर फिर से खून सवार हुआ कि बीवी से झगड़ा करता है। झगड़ा करने के बाद एक डंडे से अपनी बीवी को लगातार पीटता है। पीटने के बाद जब जानता है कि अब बीवी मर गई तो उस लाश को ले जाके जहाँ बताया था इसने वहीं पे दफन कर दिया। अब जब बीवी दफन हो गई उसके बाद अब आसपास के लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ गई, तो फिर ये कह रहा है कि मेरी बीवी भाग गई। लेकिन भागी तो किसके साथ? गांव के सारे लोग तो वहीं थे। तो ये खबर धीरे धीरे फैलते बीवी के मायके पहुंची। मायके वालों ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये खबर जब पहुंचते पहुंचते उसकी पहली पत्नी के बच्चे यानी उदय और अभय के पास पहुंची तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना बचपन याद आ गया कि कैसे उनकी माँ ने उन्हीं के सामने दम तोड़ा था, लेकिन उस समय वो छोटे थे और कुछ कर नहीं पाए। तो वहीं से फिर उनके मन में आया कि जो काम मेरी माँ के साथ हुआ, मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला, वो चीज़ अब मेरी सौतेली माँ केदल के साथ ना हो, उसे इंसाफ मिले। इसीलिए 3 महीने तक जब ये लोग इत्मीनान कर लेते हैं कि अब जो केदल है वो कहीं गई नहीं है, उसे मारा गया, मार के कहीं गायब किया गया है, तो फिर ये दोनों लोग जाते हैं थाने। पहले कोतवाली जाते हैं, किच्छा कोतवाली, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। किच्छा कोतवाली के जो कोतवाल साहब थे वो पंतनगर थाने में आदेश देते हैं कि इस मामले की जांच हो। अब पुलिस वाले जांच तो कर चुके हैं, डेड बॉडी भी रिकवर हो गई है, लेकिन इसी के साथ ऐसी ऐसी चीज़ों का खुलासा हुआ। कम से कम 3 मर्डर के तो और खुलासे हुए। पहला जो उसकी पहली पत्नी रंभा था उसका, लेकिन उसके कोई सबूत नहीं। उसका एक भाई जो गायब है उसका भी कोई सबूत नहीं। इधर जो एक बच्ची मरी पैदा हुई थी या फिर इसने मार दिया उसका कोई सबूत नहीं। इधर एक बेटा जो बेच दिया गया इसका सबूत है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक कत्ल का सबूत है, 3 कत्ल के सबूत नहीं है। एक बच्चा जो गायब है उसका कोई सबूत नहीं है। एक नाबालिग लड़की के साथ इसने रेप किया, इसका सबूत है। एक नाबालिग लड़की के साथ इसने शादी की, इसके भी सबूत हैं। उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को इतने नोचा खरोचा, ना जाने क्या क्या चीज़ें की, इन सारी चीज़ों के सबूत हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे गुनाह, ये सारी चीज़ें काफ़ी तो हैं इसको सज़ा दिलवाने के लिए, लेकिन हर एक गुनाह का सबूत नहीं मिल पाया। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस वालों को चैन नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले चाह रहे हैं कि इन सारे गुनाहों का अगर सबूत मिल जाए तो इसको शायद फांसी के फंदे तक ले जाया जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? इसको क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।